नमस्कार। मैं आपके सामने मित्र मंडली के सौजन्य से कल्पना जसरोटिया जी की लिखी हुई कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपने अपने मील के पत्थर। शहर के नामी गिरामी अस्पताल के निजी कमरों में पसरे सन्नाटों में सिर्फ नर्सों, वार्ड बॉयज़ के जूतों और मशीनों के अंदर बाहर करने की आवाज़ों से कुछ देर के लिए खलल पड़ता। फिर वही चुप्पी की सफ़ेद चादर सब और फैली सी लगती। कमरा नंबर 607 और 608 के बीच लकड़ी की दीवार में रंगदार शीशे की सरकने वाली खिड़की से दोनों कमरे की नर्सें आपस में बातचीत कर लेती। रेणु और सीमा नाम की नर्सें बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जिस पारी में भी उन दोनों की इकट्ठी ड्यूटी आ जाती, तब तो वो बीच वाली खिड़की खुली ही रखती। उन दोनों की हंसी मजाक से अस्पताल का नीरस माहौल भी कुछ देर से ठिठक कर दरवाजे पर ही रुक जाता, और अंदर वो दोनों पल दो पल के लिए ही सही फूलों से बातों का जादू सा बिखेर देती। उस दिन भी रेणु और सीमा की ड्यूटी साथ साथ लगी, तो दोनों ने झट से अपने अपने मरीजों को नहला धुलाकर बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक कर चार्ट पर नोट करके समय अनुसार दवाई इंजेक्शन देकर खिड़की सरकार एक दूसरे को फोन पर कुछ दिखाने लगी। तो 607 वाली बुजुर्ग महिला ने धीरे से पुकारा, सिस्टर, क्या आप मुझे थोड़ा बिठा सकती हैं? लेटे लेटे बदन दुखने लगा है। सीमा ने उठकर पहले लीवर से बेड को ऊपर उठाया और फिर उस संभ्रांत महिला को बहुत प्यार से हाथ का सहारा दे बैठने में मदद की। रेणु भी बीच का दरवाजा खिसकाकर 607 में ही आ गई। दोनों सहेलियां उस महिला से बतियाने लगीं। महिला बोलने से हाँफ रही थी, पर उसके शांत चेहरे पर फैली मुस्कुराहट दोनों युवतियों को बरबस मोह रही थी। तभी 608 कमरे से एक कर्कश और रौबदार आवाज से बातों का सिलसिला टूट गया। नर्स, कहाँ हो? मुझे प्यास लगी है। इतनी भारी फीस लेकर भी 2 टके के लोगों से पानी तक के लिए भी भीख मांगनी पड़ती। रेणु बात बीच में छोड़ अपने कमरे की तरफ भागी। सीमा के मुंह से निकला, ये आंटी भी पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। सीमा से वो 607 वाली महिला ने पूछा, कौन है ये इस कमरे में? आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है मुझे। सीमा ने मुंह बनाकर बोला, कोई मिस सूद है, यूएस से आई है। गुस्सा तो नाक पर रहता है। कोई वार्ड बॉय, कोई सिस्टर पास नहीं जाना चाहता। जब से आई है कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी नहीं देखा। मिस सूद का नाम सुनकर 607 वाली महिला के चेहरे पर कुछ पुरानी यादों की रील खुल गई, जैसे 50 साल पहले के कॉलेज के दिन बायोस्कोप की तरह आंखों के सामने चलने लगे। उस जमाने में बॉब कट किए हुए चुस्त बेल बॉटम के ऊपर फूल पत्तियों वाली बुशर्ट्स, तो कभी मुमताज स्टाइल दोहरी साड़ी और सायरा बानो स्टाइल की आई लाइनर लगा लम्ब्रेटा स्कूटर पर आती गुंजन सूद की तस्वीर उभर कर आई। दूसरे कमरे में शांति का राज हुआ महसूस कर 607 वाली महिला ने सीमा से इशारे में पूछा कि क्या उस महिला का नाम गुंजन है? सीमा के सर हिलाकर हाँ कहने पर उस महिला के चेहरे पर मधुर मुस्कान फैल गई। बीमारी से पीड़ित बदन में हरारत सी महसूस होने लगी। सीमा, जिसे अब तक उससे मां सी ममता होने लगी थी, ने आंखों से पूछा कि क्या वो मिस सूद को जानती है और मिलना चाहती है, और फिर जवाब का इंतजार किए बिना बाहर चली गई। और 10 मिनट के बाद वार्ड बॉय केसर को लाई और दोनों ने मिलकर मरीज को बेड शीशे की खिड़की के पास कर दिया। बेड पर बैठी महिला इस बात के दौरान आंखों में चमक लिए गद्दे को कसकर पकड़े बैठी रही। अब उसका बेड की स्थिति ऐसे थी कि उस पर बैठे बैठे ही वो साथ के कमरे में पड़े बेड को देख सकती थी। गुंजन, गुंजन, 2 बार होठों की हल्की सी जुम्बिश हुई और आवाज खुली खिड़की के पार तक नहीं जा पाई। रेणु, जो कि उसी कमरे में थी, ने मिस सूद को हाथ के इशारे से खिड़की की ओर ध्यान दिलाया, तो पहले तो उस बूढ़ी महिला के झुर्रियों से भरे माथे पर सलवटों की एक गहरी परत उभर आई। फिर पहचान का बादल उसके चेहरे पर भी छा गया। मोहिनी, तुम हो? यहां कहां तुम? गुंजन की आवाज मोहिनी को बहुत पास से आती लगी। 50 साल का वक्फा 50 मिनट में तय हो गया था, पर इस लंबे सफर ने दोनों को मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत थका दिया, और कुछ दवाइयों के असर से दोनों सहेलियां आंखें मूंद कर अपने अपने बेड पर सो गईं। तो रेणु और सीमा, जो दोनों की बातें सुन रही थी, ने अपनी गप्पों का पिटारा खोल लिया।
ये मिस सूद सारी उम्र मिस ही रही, श्रीमती बनने का सौभाग्य ही नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। सीमा, जो अक्सर फोन पर शेरो शायरी पढ़ती रहती थी, ने एक भारी भरकम बात उछाली, जिसे रेनू ने झट लपक ली। तेरी वाली तो शक्ल से ही घरेलू लगती है, माँ सी मूरत लगती है। बोल तो रही थी कि पति की मौत के बाद बेटे के पास विदेश ना जाकर एनजीओ में अनाथ बच्चों को पढ़ाती है। चेहरे पर कितना सुकून दिखता है, सफेद बाल भी कितने जचते हैं। मैंने खुद कभी बालों को रंगना नहीं है। हाँ, कोई अनाथ आश्रम का पता भी पूछ लेना मोहिनी आंटी से, रेनू ने चुटकी ली। तुम तो मिस सूद की तरह देश विदेश घूमने वाली होगी। बाल कटवा रंगवा कर हर रोज नए ठिकानों पर रात गुजारने का सोच लिया होगा। उनकी ये बातों का सिलसिला डॉक्टर के आने के साथ टूट गया और फिर 2-4 दिनों की ड्यूटी उधर लगी नहीं। एक दिन सीमा को अस्पताल में आने में देरी हो गई तो वे लगभग भागती हुई अंदर दाखिल हो रही थी तो देखा 50-60 बच्चे रोते हुए हाथों में फूल और मोमबत्तियां लिए खड़े थे, एक सजी हुई एम्बुलेंस के पीछे। सारा माहौल गमगीन था। उसके कदम उधर ही जम गए। सामने से आते बाबूलाल को पूछा तो पता चला कि 607 वाली मोहिनी आंटी का सुबह देहांत हो गया। सीमा पास के बेंच पर थप से बैठ गई। रोज के बीमारी और मौत के साए में रहते हुए भी उसके अंदर का नाजुक कोना गम की झील सा भर गया। रेनू ने ऊपर की मंजिल की गलियारे से उसे देखा तो झट से उसके पास खड़ी हो गई। उसे बाजू से पकड़ नर्स रूम में ले गई और पानी का गिलास दिया। उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, चल उठ, ड्यूटी शुरू होने वाली है, यूनिफॉर्म पहन लो। यूनिफॉर्म पहन साथ साथ ड्यूटी रूम की तरफ जाते सीमा ने रेनू से पूछा, और तुम्हारी वाली मिस सूद कैसी हैं? वो तो 3 दिन पहले ही कूच कर गई। जब डेड बॉडी कोई नहीं लेने आया तो लावारिस लाशों का निपटारा करने वाली संस्था को फोन कर डेड बॉडी उसे सौंप दी। सीमा का पांव किनारे पड़े डस्टबिन से टकरा गया और सारा कूड़ा बिखर गया। उसे याद आया फोन पर पढ़ा वो वाक्य, अपने अपने मील पत्थर हैं, मंजिल सबकी एक ही है। धन्यवाद।